कि कांग्रेस आज जयपुर में चुनाव घोषणा पत्र रैली करेगी और एक दिन पहले दिल्ली में ही अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद जयपुर में थोड़ी देर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस रैली में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की खासियत जनता को बताएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता तक नहीं खोल पाई है और पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गई, इसलिए कांग्रेस राजस्थान पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना, आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने, किसानों को एमएसपी की गारंटी, संसद में महिलाओं के लिए फौरन आरक्षण और 30 लाख सरकारी नौकरी जैसे कई वादे अपने घोषणा पत्र, जिसका नाम है न्याय पत्र, उसमें कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। और आज जयपुर में कांग्रेस की तरफ से चुनावी हुंकार भरी जाएगी। देखना है कि कितनी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, कैसा माहौल रहता है, कैसी जोश दिखते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बताते ये चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे पर है। चुनाव का सुपर शनिवार आज देखने को मिलेगा क्योंकि 3 बड़े चुनावी कार्यक्रम में आज पीएम शामिल होंगे। सुबह यूपी के सहारनपुर से चुनावी जनसभा करेंगे और उसके बाद दोपहर अजमेर के पुष्कर में जनसभा आयोजित की जाएगी और शाम को गाजियाबाद में रोड शो करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। एक हफ्ते में राजस्थान में तीसरी बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे पीएम मोदी और दोपहर 2 बजे अजमेर पहुंचेंगे पीएम मोदी। नागौर और अजमेर सीट के लिए भी हुंकार आज भरी जाएगी। 19 अप्रैल को बता दें कि राजस्थान की 12 सीटों के लिए होना है चुनाव, जिसमें नागौर भी है सम्मिलित। और 2019 के अगर हम सहारनपुर, ये जो ग्राफिक्स के जरिए आपको सहारनपुर सीट की गणित समझा रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। पुष्कर में रैली का मतलब है कि न सिर्फ पुष्कर बल्कि अजमेर, पुष्कर, नागौर और राजसमंद सीटों पर सीधे इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ये दौरा हो रहा है और ये तीसरी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला और साथ ही आपको ये भी बता दें नागौर में भी दिलचस्प मुकाबला हमने देखा। कल चूरू में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बोलते हुए नजर आए कि नरेंद्र का ही देवेंद्र और जिस तरह गरीबों की सहायता करने के लिए नरेंद्र मोदी ही है, मोदी गारंटी ही है, तो तमाम ऐसी बातें मन से बोली गई चूरू में, क्योंकि चूरू पर भी दिलचस्प मुकाबला है। राहुल कस्बा, देवेंद्र झारझड़िया और आज पुष्कर में जब आने वाले हैं तो नागौर पर सबसे ज्यादा असर ये देखने को मिलेगा पीएम मोदी का, क्योंकि एक तरफ मिशन 25 में बीजेपी जुटी हुई है तो नागौर में दिलचस्प मुकाबला है। अब आपको बता दें कि सुपर शनिवार बीजेपी के लिए इसलिए भी तेज है क्योंकि उत्तर प्रदेश से राजस्थान के दौरे पर आपको पीएम मोदी आज नजर आए। सुबह से ही ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मोदी की राजस्थान में हुंकार, एक हफ्ते में लगातार तीसरी बार राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी रहे हैं। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। 2 अप्रैल को आपको बता रहे हैं कोटपुतली में सभा आयोजित की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए। घोषणा यानी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहला कार्यक्रम, उसके बाद चूरू में जनसभा आयोजित की गई जहां पर देवेंद्र झारझड़िया जो कि उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। 5 अप्रैल को पीएम मोदी वहां नजर आए। आज पुष्कर का दौरा है और कल दौसा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और आज बीजेपी पार्टी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं को याद किया और उनके त्याग की वजह से ही पार्टी के यहां तक पहुंचने की वजह बताई गई। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आज बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी है। पीएम ने 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। और बाड़मेर में भी लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश प्रचार
अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि लोकसभा की जनता का विश्वास उनके ऊपर है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पे है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर एक बार फिर विश्वास जताया और वो दूसरी बार मैदान में जा रहे हैं। पिछली बार 3 लाख से अधिक मतों से जीत करके वह दिल्ली पहुंचे थे। एक बार फिर वो चुनावी मैदान में। कैलाश जी, इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, क्या है? ऐसा है कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कई लोग ये बात कर रहे थे कि क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया और इन 5 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री ने काम किया है, आज गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे आपको गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न देने की बात हो, या उज्ज्वला गैस कनेक्शन मेरी बहनों को मिला हो, या जिस तरह से घरों में कनेक्शन की बात की गई हो, और प्रधानमंत्री आवास मिले हो, कोरोना का टीका लगा हो, ऐसे कई प्रकार के काम हुए जो गरीबों के आज गरीब जिस तरह से कहता है कि वास्तव हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किए हैं जिससे हम गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाए हो, भारतमाला सड़कें हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हो, या रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ हो, या रेलवे की डबल लाइनों का काम जहाँ किया जा रहा हो, वहीं पर रेलवे के अंदर जो अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और जहाँ तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, ये सारी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता है, बाड़मेर जैसलमेर की जनता है, या पूरे देश की जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा वो राजस्थान में 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीटों के साथ आएगी। तो यह है कैलाश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक बार फिर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत करके 400 पार बीजेपी सीटें लेके आएगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन परिणाम क्या होंगे ये 4 जून को मालूम चलेंगे। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और चलिए इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको ये बताते चलें कि एक्शन में लगातार सीएस सुधांशु पंत नजर आ रहे हैं और इस बार एक्शन सीधे रोडवेज बसों पर देखने को मिली है, क्योंकि सीएस सुधांशु पंत का सिंधी कैंप बस डिपो का उन्होंने दौरा किया और न सिर्फ दौरा किया बल्कि सिंधी कैंप प्रबंधन से सुधांशु पंत और प्रबंधक से उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं। सिंधी कैंप बस डिपो पर कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। सुधांशु पंत के द्वारा साफ सफाई से लेकर कर्मचारियों के आने से लेकर कई जानकारी उनके द्वारा ली गई। 2 दिन पहले ही एसीएस श्रेया गुहा ने भी दौरा किया था और अब सीएस सुधांशु पंत की लगातार रोडवेज और परिवहन पर नजर है और इस क्रम में सीधे सिंधी कैंप बस डिपो पर कई तरह की अनियमितताएं पाने जाने को लेकर कड़ा रुख भी इख्तियार किया है सीएस सुधांशु पंत ने। ये तस्वीरें भी आपको सिंधी बस कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पर एसीएस श्रेया गुहा भी कल आई थी, उन्होंने भी वहां पर जायजा लिया था। आज सुधांशु पंत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों के अटेंडेंस से लेकर वहां पर साफ सफाई तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी। और सीधे आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी का आज 45वां स्थापना दिवस है। प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि चुनावी प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी साथ में है मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कार्यक्रम में शामिल है। 45 स्थापना दिवस आज बीजेपी का है और इस क्रम में जितने लोगों ने भी बीजेपी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में अपना दायित्व निभाया है, अपनी जिंदगी उसमें दी है, उन तमाम लोगों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, फूल अर्पण उनको किए जा रहे हैं। और ये आपको जयपुर से भारतीय जनता पार्टी के
कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरह 1 लाख बूथों पर बताया जा रहा है कि जश्न का माहौल आज के दिन है। दिल्ली में जेपी नड्डा ने भी स्थापना दिवस पर बीजेपी के जहां पर कार्यक्रम में शिरकत हुए, तो जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विनय सहस्त्रबुद्धे भी आज कार्यक्रम में शिरकत हुए। थोड़ी देर में ध्वजारोहण की तैयारी भी पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं की जा रही है। अभी तो लोगों को आदर सत्कार दिया गया और अब उसके बाद ध्वजारोहण जो पार्टी का सिंबल है, ध्वज है, उसको फहराया जाएगा। खबर पर रोशन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रोशन, आज 45वें स्थापना दिवस पर किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कितना भव्य इसको बनाने की कोशिश और क्या मैसेज देने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है। आज जो राजस्थान प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर एक आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले जो प्रदेश कार्यालय के अंदर अब तक का जो भारतीय जनता पार्टी का सफर रहा है उसको लेकर एक कहा जा सकता है कि एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी, उसका अवलोकन किया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर जो पार्टी का जो झंडा है वो झंडारोहण करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, इस वक्त वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर पहुंचे हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कहा जा सकता है कि उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अभी कुछ ही मिनटों के बाद में ये जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर जो झंडा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर झंडारोहण यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक दूसरे को यहाँ पर जो बधाई यहाँ पर देने वालों का कहा जा सकता है कि तांता यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के जो पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आज किस तरीके से और आयोजन यहाँ पर रहने वाले। देखिए ये आज का दिन जो है अपने आप में खास है। हमारे साथ यहाँ पर जो मंत्री किरोड़ी मीणा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर जो झंडारोहण यहाँ पर किया है। तो अभी वहां पर जनगण मन चल रहा है। ध्वजारोहण की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। आप सोचिए 45वां स्थापना दिवस यानी कि 45वां फाउंडेशन डे आज बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। 6 अगस्त 1980 जनसंघ से निकली बीजेपी पार्टी आज पूरे देश में परचम लहरा रही है। आज जो लोकप्रिय पार्टी देश भर की सबसे ये पार्टी अब बन गई है और सबसे मजबूत पार्टी बन गई है। और बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी जिस तरह नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी के मौजूदा सबको शुभकामनाएं दी हैं, तो पार्टी और संगठन को मजबूत और करने के लिए भी उन्होंने शुक्रिया, आभार भी जताया है कार्यकर्ताओं का। 6 अगस्त 1980 को जनसंघ से ये निकली पार्टी आज अपने किस दौर से गुजर रही है ये सबको पता है। आज प्रमुख पार्टी जिसका टारगेट 400 पार 370। आप सोचिए कि अगर बीजेपी इस तरह, क्योंकि बीजेपी 1989 से ऐसी पार्टी थी कि पिछले 2019 के लोकसभा में जिसका सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट बढ़ा था। इस बार तो टारगेट भी और है, इस बार 50% वोटिंग परसेंट बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो वो पार्टी जिसका जो 6 अगस्त 1980 को आई, आज वो पार्टी पूरे देश में सबसे लोकप्रिय पार्टी मानी जा रही है। ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे थे जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बता दें कि कल बीकानेर के दौरे पर रहने वाले हैं राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में जनसभा को आयोजित करेंगे और जनसभा को संबोधन करेंगे। श्री कोलायत में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जनसभा को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। नाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से श्री कोलायत जाने का कार्यक्रम राजनाथ सिंह का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर में कल राजनाथ सिंह होंगे और कल दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। एक तरफ बीकानेर को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में, तो वहीं दौसा में पीएम मोदी की हुंकार भी आप सुनेंगे। तो कल यानी राजस्थान में फिर से बीजेपी की ही हुंकार आपको दोनों जिलों में सुनाई देगी। सिर्फ बीकानेर नहीं, उसका सीधा प्रभाव आसपास के जिलों में नजर आएगा और सिर्फ दौसा में पीएम मोदी की हुंकार नहीं, आसपास के जिलों में नजर आएगा।
और यूपी की 80 सीटों को अपने खाते में डालने की बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए चुनावी मैदान भी तैयार है और प्रचार के लिए पीएम मोदी भी पश्चिम की जमीन से आज पीएम मोदी चुनावी प्रचार करने वाले हैं, क्योंकि जाटलैंड की 27 सीटों पर बीजेपी विजय का लक्ष्य भी है और पीएम मोदी का सपना भी। देखिए रिपोर्ट। प्रचार की रणसिंघा गूंजते ही शह और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले टिकट की बिसात पर सबने अपनी अपनी चाल चली। नैया में पतवार थामे कुछ आगे निकल गए तो कुछ टिकट की आस में मायूस बने मझधार में फंस गए। सौगंध मुझे है मिट्टी की, लेकिन अब वक्त प्रचार का हो चला है। मैं देश नहीं मिटने दूं। पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड यानी कि किसानों का गढ़ यानी 27 सीटों का वो मैदान जहां पर विजय यानी कि यूपी की फतह की तरफ एक कदम यानी संसद में अंकों का दबदबा 2019 के आंकड़ों की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने पिछले सारे समीकरणों को ढेर कर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 27 में से 19 सीटों को अपने खाते में डाल दिया था। समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए मैदान में उतरी बहुजन समाजवादी को संयुक्त 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, तो कांग्रेस का यहां से खाता भी नहीं खुल पाया था। इन 19 अंकों में सहारनपुर शामिल न हो सका था। बीजेपी मुस्लिम और दलित वोटरों वाली सहारनपुर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी और ऐसे में इस बार वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। सहारनपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर के बावजूद पिछली बार हार गई थी। तब वहां से बीएसपी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, उनकी तादाद 35% से ज्यादा है। इस सीट पर दलित मतदाता भी निर्णायक हैं और उन पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है। कांग्रेस से इस बार फिर इमरान मसूद मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ वोटिंग है और समय बहुत कम है, इसलिए प्रधानमंत्री वहां विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पीएम को सुनने के लिए करीब 1 लाख लोग पुष्कर पहुंचने वाले हैं। दावा ये भी कि इस चुनाव में पश्चिम में दोबारा बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली है। पीएम ने काफी सोच समझकर आरएलडी के साथ मंच साझा करने की सोची है, क्योंकि यहाँ अगर 27% मुस्लिम आबादी है तो जाट 17% है, एससी 25%, गुर्जर 4%, राजपूत 8%। प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर तक ही नहीं रुकने वाले, इसके बाद वो शाम को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। दावा है कि इस रोड शो में कई राज्यों की झलक देखने को मिलेगी और इसे वहां जुटे जन समर्थन ने चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दल सियासी दांव आजमा रहे हैं। बसपा अकेले दम पर मैदान में है। बीजेपी ने आरएलडी को अपने खेमे में शामिल किया है। कांग्रेस, एसपी और अन्य दल इंडिया गठबंधन में रहकर ताल ठोक रहे हैं। कहते हैं संसद का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, या यूं कहें कि सत्ता पर सरदार को बिठाने में यूपी अहम रोल अदा करता है। इस राज्य में अपनी पैच को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने इस बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से अतुल गर्ग को अपना प्रत्याशी चुना है, जिनके हक में वोट की अपील करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरेंगे। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह बीजेपी में शामिल होकर 2014 से गाजियाबाद से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन इस बार बीजेपी ने विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया और कांग्रेस ने एक बार फिर डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। गाजियाबाद में पीएम के रोड शो से बीजेपी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास संदेश देने की कोशिश में है। गाजियाबाद सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। 400 सीट के अपने लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी। यूपी हो या राजस्थान, हर एक गढ़ में, हर राज्य में 2019 की अपेक्षा बीजेपी अपने आंकड़ों को बेहतर करने की तैयारी में है। और बड़ी खबर आपको इस बीच में ये बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत से
महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि भिवंडी के बाद अब महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद और गहरा गया है। एक तरफ जहां शिवसेना के नेता संजय राउत ने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं 3 दिनों तक वह वहां मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट करने की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आज उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सांगली सीट को लेकर कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं और महाविकास अघाड़ी का भविष्य निर्भर है। और प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से आग की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। आपको अभी हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो कि राजस्थान के झुंझुनू में है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई और एक झुग्गी नहीं, इस आग की चपेट में 11 झुग्गियां आ गई। दूसरी तस्वीर हम आपको पशुबाड़े में दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है और 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया है। ये झुग्गियों में जहां आग लगी है उसकी बता दें। दूसरी तस्वीर है राजसमंद से, जहां लापस्या गांव में एक किसान के पशुबाड़े में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में सीबीआई ने छापेमारी की है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई ने बड़ी छापेमारी दिल्ली के कई इलाकों में की है और शनिवार शाम को दिल्ली के केशवपुरम से सीबीआई की टीम ने, माफ करिएगा, शनिवार नहीं शुक्रवार की शाम को दिल्ली के केशवपुरम से सीबीआई की टीम ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया। शुरुआती जांच में मामला नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का लग रहा है और इस मामले में सीबीआई टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले में बच्चों को बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर एक और है नोएडा से, जहां पर नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एल्विश यादव के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक धाराओं में करीब 1200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही इसमें जांच रिपोर्ट से लेकर कॉल डिटेल और कई सबूतों को भी आधार बनाया गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर 100 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम 2 आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी। तभी वहां 100 से ज्यादा लोग जुट गए और उन्होंने टीम को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों पर पथराव भी किया। आरोपियों के पकड़ने के लिए एनआईए की टीम केंद्रीय सुरक्षा बल को भी लेकर पहुंची थी। हालांकि इसके बाद एनआईए की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गई। और बड़ी खबर आपको सांचौर से बताते चले, जहां पर सांचौर के नेशनल हाईवे 925A पर आपातकालीन हवाई पट्टी बनी है। भारतीय वायुसेना का अभ्यास कार्यक्रम किया जा रहा है। वायुसेना आपातकालीन रनवे को अपने कब्जे में लेगी और चितलवाना के अगड़ावा सेसावा में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई है। लैंडिंग फील्ड पर जगुआर, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों की दहाड़ गूंजेगी। 6 से 8 अप्रैल तक ये अभ्यास कार्यक्रम चलेगा। वायुसेना के रिहर्सल के समय सड़क के दोनों तरफ आवागमन बंद कर दिया जाएगा। और अब बात पर्यटन नगरी की। पर्यटन नगरी मनाली अप्रैल शुरू होते ही सैलानियों से गुलजार होने लगा है और हर रोज बढ़ती पर्यटकों की तादाद से मॉल रोड पर सैलानी चहलकदमी नजर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मनाली होटलियर एसोसिएशन के
अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए इजाफा होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मनाली में वाहनों की पार्किंग और सड़कों की दिक्कत है। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया तो इसमें आम लोगों संग पर्यटकों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो जैसे ही गर्मियां बढ़नी शुरू होगी तो ऑक्यूपेंसी उस हिसाब से और छुट्टियों के हिसाब से मनाली में बढ़ती है। गर्मियों के लिए सारे होटल तैयारियों पे लगे हैं। फाइनल में आपका और बाबा केदार धाम में अप्रैल के महीने में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब सुबह के समय धाम में जमकर बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बीच ही डीडीएमए की टीम लगातार रास्ते से बर्फ हटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में अब 1 महीने का ही समय बचा है और प्रशासन को जल्द इस समस्या से निजात पाना है, व्यवस्थाएं जुटानी है। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।